बेटा स्कूल जाते हुए पापा से बोला, पापा मुझे मोटरसाइकिल लेकर दे दो ना। पापा गुस्से से बोला, नालायका, पड़ोस वाली लड़की को देख, रोज बस से चली जाती है। बेटा बोला, हाँ पापा, लेकिन क्या करूं, यही तो देखा नहीं जाता। एक शेर अपने खास दोस्तों के लिए। मेरे सारे दोस्त मेरी जिंदगी है, मेरे सारे दोस्त मेरी जिंदगी है, और लानत है ऐसी जिंदगी पे। लोगों को तनख्वाह कम बताओ तो इज्जत नहीं करते, ज्यादा बताओ तो उधार मांग लेते हैं। अब समझ नहीं आता इज्जत बचाएं या पैसे। एक वकील ये देखकर हैरान रह गया कि बेल कमरे के अंदर कोल्हू को खींच रहा था और तेल वाला बाहर बैठा चेलुम होकर पी रहा था। वकील टैली से बोला, भाई बेल रुक जाए तो तुम्हें खबर तक नहीं होगी। टैली बोला, वकील साहब पता चल जाएगा क्योंकि गले में बंधी घंटी बंद हो जाएगी। वकील सोच में पड़ गया और फिर बोला, अच्छा अगर ये सिर्फ एक जगह खड़ा रहे और अपना सर हिलाता रहे घंटी तो बजती रहेगी और तुम समझोगे कि बेल हरकत कर रहा है। टैली ने बड़े परसकूनी से जवाब दिया, वकील साहब हमारे बेल में वकालत नहीं पढ़ते हैं। मैं जब 3 साल का था तो ठिठुरती सर्दी में एक दिन दादाजी ने स्कूल में दाखिल करवा कर उम्र 5 साल लिखवा दी कि सरकारी स्कूल में उस वक्त 5 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला ममनू होता था। जबकि मेरा जगरी यार जुमा खान अपनी अम्मा की गर्म गोद में बैठकर चाय पराठा ठोंसता रहा। मैं टाट पर बैठकर सुबह से दोपहर तक अलिफ से अल्लाह और बे से बकरी के राग लापता रहा, और जुमा खान गले में गुलेल डालकर गांव के दरख्तों में परिंदे मारता रहा। हम सारा दिन उस्ताद गफ्फूर की सोटियां अपनी पुश्त पर खाते रहे ताकि कल को मुआशरे में एक मकाम बना सकें, और जुमा खान अपने बाप के कंधे पर बैठकर गांव के मेले लगता रहा। हम स्कूल से चौटी होने के बाद गंदम की कटाइयों में अम्मा का हाथ बटाते रहे और जुमा खान खेत की मूंगीर पर बैठकर जवानी के गीत गाता रहा। हम जब आंसू भरी आंखों से जुमा खान की तरफ देखते तो दिल का हाल जानकर अम्मा बोलती, बेटा तुम एक दिन बड़ा अफसर बनेगा और जुमा खान जैसे लोग तेरे नौकर बनेंगे। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, हमारी किस्मत में सिर्फ किताबों का ढेर चाटना रह गया, जबकि जुमा खान गांव का लूचा लफनगा बनकर जवानी के मजे लेता रहा। इधर हमने PhD थीसिस जमा करवा कर गोया अल्लामा बनने की ठान ली, तो उधर गांव में जुमा खान ने बगल से पिस्तौल का होल्स्टर हटाकर कंधे पर कलाशनकॉफ रखनी शुरू कर दी। फिर हमने पीछे कभी मुड़ कर नहीं देखा कहाँ गया जुमा खान और कहाँ में। हम बकाल अम्मा के वाकई अफसर बन गए और गांव से अपना नाता टूट गया। अपनी अफसरी, शहरी बीवी और बच्चों में ऐसा खो गए कि याद भी नहीं रहता था कि जुमा खान किया कर रहा होगा। अम्मा की बाकी सारी बातें बिल्कुल सच साबित हो चुकी थी, बस कभी कभार उनकी ये बात दिल के दरवाजे पर दस्तक देकर बेचैन कर देती कि जुमा खान तुम्हारा नौकर बनेगा। शायद अम्मा की बात से ज्यादा ये खुद की एक ख्वाहिश थी जो शूर से लाशूर तक का फासला पाटते हुए तहत अलशूर में पंजा जा गाड़ बैठी थी। और फिर मैं कैम्ब्रिज में पढ़ते अपने बच्चों को हर वक्त यही राग सुनाने लगता कि बेटा मेरी तरह बनो, जुमा खान मत बनो। मेरे बच्चे मुझसे पूछते, पापा हु इज जुम्मा खान, और मेरा जवाब हमेशा यही होता कि वो मेरा नौकर। सालों बाद गांव जाना हुआ, बीवी बच्चे साथ थे, गांव भी फैलकर जैसे छोटा सा शहर बन गया हो। काफी लोग अब अजनबी थे। मेरे लिए एक दिन पैगाम आया कि जुमा खान नामी बंदे ने अहल खाना समेत दावत पर बुलाया है। सितारा, मेरे अंदर एक कमीनी सी खुशदर आई कि जुमा खान को दिखाऊंगा कि पढ़ाई लिखाई और उस्ताद गफ्फूर की सोटियों ने मुझे कहां से कहां तक पहुंचा दिया, और वो गांव का लूचा लफनगा आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहा है। बेगम को ताकीद की कि 5000 उसकी बीवी को थमा देना। रात को अपनी 1300 सीसी गाड़ी में बैठकर जुमा खान के घर पहुंचा तो सन्नाटे में आ गया सितारा। शहर में 300 गज बंगले वाला अफसर 4000 गज वसी बंगले को देखकर हैरत से दांतों में उंगली दबाए रह गया, जिस पर सितारा जुम्मा खान पैलेस सितारा का नेम प्लेट उसका मुंह चढ़ा रहा था। बंगले के अंदर 5 V8 लैंड क्रूजर्स एक शान से खड़ी थीं। वासकट पहने जुम्मा खान गर्म जोशी से आगे बढ़कर मेरे गले लग गया कि डॉक्टर साहब बड़े आदमी बन गए, बोल गए हम जैसे गरीब और इन पढ़ों को। मेरी बीवी और बच्चे मुंह न खोले हैरानगी से बंगले को देख रहे थे, और जुमा खान बता रहा था कि अम्मा की दुआओं से वो आज सियासतदान बन गया है।
जब भी अदम एतमाद सितारा की हुआ चलती है वो 40-50 करोड़ बना लेता है। अचानक मेरे बेटे ने अंग्रेजी में मुझसे पूछा कि बाबा ये वही जुमा खान है जो आपका नौकर बिन रहा था। और मेरी बीवी मेरे कान में बोली नौकर तो अब लग रहे हो इसके सामने सितारा। और मेरी खामोशी पर छोटे वाले बेटे ने अंग्रेजी में कहा बाबा मैं भी जुमा खान बनूंगा। कोई शौहर अपनी बीवी से पागलपन की हद तक प्यार कैसे कर सकता है। एक बूढ़ी खातून का इंटरव्यू जिन्होंने अपने शौहर के साथ 50 साल का अरसा पुरसुकून तरीके से हंसी खुशी गुजारा। खातून से पूछा गया कि इस 50 साला पुरसुकून जिंदगी का राज क्या है। क्या वो खाना बनाने में बहुत माहिर थी या फिर उनकी खूबसूरती इसका सबब थी या ढेर सारे बच्चों का होना इसकी वजह है या फिर कोई और बात है। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया पुरसुकून शादीशुदा जिंदगी का दार व मदार अल्लाह की तौफीक के बाद औरत के हाथ में है। औरत चाहे तो अपने घर को जन्नत बना सकती है और वो चाहे तो इसके बरअक्स यानी जहन्नम भी बना सकती है। इस सिलसिले में माल का नाम मत लीजिए। बहुत सारी मालदार औरतें जिनकी जिंदगी अजीरन बनी हुई है, शौहर उनसे भागा भागा रहता है। खुशहाल शादीशुदा जिंदगी का सबब औलाद भी नहीं है। बहुत सारी औरतें हैं जिनके 10-10 बच्चे हैं फिर भी वो शौहर की मोहब्बत से महरूम हैं बल्कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। बहुत सारी खवातीन खाना पकाने में माहिर होती हैं, दिन भर खाने बनाती रहती हैं लेकिन फिर भी इन्हीं शौहर की बदसलूकी की शिकायत रहती है। इंटरव्यू लेने वाली खातून सहाफी को बहुत हैरत हुई। उसने पूछा फिर आखिर इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया जब मेरा शौहर इंतहाई गुस्से में होता है तो मैं खामोशी का सहारा ले लेती हूँ लेकिन इस खामोशी में भी एहतराम शामिल होता है। मैं अफसोस के साथ सर झुका लेती हूँ। ऐसे मौका पर बास खवातीन खामोश तो हो जाती हैं लेकिन इसमें तमसखर का अंसर शामिल होता है। इससे बचना चाहिए। समझदार आदमी उसे फौरन भान पर लेता है। नामा निगार खातून ने पूछा ऐसे मौके पर आप कमरे से निकल क्यों नहीं जाती। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया नहीं, ऐसा करने से शौहर को ये लगेगा कि आप इससे भाग रहे हैं, इसे सुनना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे मौके पर खामोश रहना चाहिए और जब तक वो पुरसुकून न हो जाए इसकी किसी बात की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जब शौहर किसी हद तक पुरसुकून हो जाता है तो मैं कहती हूँ पूरी हो गई आपकी बात, फिर मैं कमरे से चली जाती हूँ क्योंकि शौहर बोल बोल कर थक चुका होता है और चीखने चलाने के बाद अब उसे थोड़े आराम की जरूरत होती है। मैं कमरे से निकल जाती हूँ और अपने मामूल के कामों में मसरूफ हो जाती हूँ। खातून सहाफी ने पूछा इसके बाद आप क्या करते हैं। क्या आप बोलचाल बंद करने का उसलूब अपनाते हैं, एक आध हफ्ता बातचीत नहीं करते हैं। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया नहीं, इस बुरी आदत से हमेशा बचना चाहिए। ये दौधारी हथियार है। जब आप एक हफ्ते तक शौहर से बातचीत नहीं करेंगे ऐसे वक्त में जबकि उसे आपके साथ मुसालहत की जरूरत है तो वो इस कैफियत का आदी हो जाएगा और फिर ये चीज बढ़ते बढ़ते खतरनाक किस्म की नफरत की शक्ल इख्तियार कर लेगी। सहाफी ने पूछा फिर आप क्या करते हैं। बूढ़ी खातून बोली मैं 2-3 घंटे बाद शौहर के पास एक गिलास जूस या एक कप कॉफी लेकर जाती हूँ और मोहब्बत भरे अंदाज में कहती हूँ पी लीजिए। हकीकत में शौहर को उसी की जरूरत होती है। फिर मैं इससे नॉर्मल अंदाज में बात करने लगती हूँ। वो पूछता है क्या मैं इससे नाराज हूँ। मैं कहती हूँ नहीं। इसके बाद वो अपनी सख्त कलामी पर माजरत जाहिर करता है और खूबसूरत किस्म की बातें करने लगता है। इंटरव्यू लेने वाली खातून ने पूछा और आप इसकी ये बातें मान लेते हैं। बूढ़ी खातून बोली बिल्कुल, मैं कोई अनाड़ी थोड़ी हूँ, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा होता है। क्या आप चाहती हैं कि मेरा शौहर जब गुस्से में हो तो मैं इसकी हर बात का यकीन कर लूं और जब वो पुरसुकून हो तो इसकी कोई बात ना मानूं। खातून सहाफी ने पूछा और आपकी इज्जत नफ्स सेल्फ रिस्पेक्ट। बूढ़ी खातून बोली पहली बात तो ये कि मेरी इज्जत नफ्स उस वक्त है जब मेरा शौहर मुझसे राजी हो और हमारी शादीशुदा जिंदगी पुरसुकून हो। दूसरी बात ये कि शौहर बीवी के दरमियान इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज नहीं होती। जब मर्द व औरत एक दूसरे के लिबास हैं तो फिर कैसी इज्जत नफ्स।